लेवेंडर के पंख। मैं तितलियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। न ही एक झोंके में पंखुड़ियों की हल्की झूलने की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार की उड़ान की मैं बात कर रहा हूँ, उसके सहसमन्वय तितली की फड़फड़ाने या फूल के खिलने से कहीं अधिक ऊंचे है। यह खेतों और घाटियों, यहाँ तक कि ऊपर के सितारों से भी परे है। प्रिय यात्रियों, यह आपका पायलट बोल रहा है। हम एक ऐसी ऊंचाई पर ग्लाइड कर रहे हैं जो धरती को पीछे छोड़ देगी। आपके दाईं ओर आप लेवेंडर में ढके घाटियों की एक झलक देख सकते हैं, जो अभी तक बनाए नहीं गए सपनों का घर है। आपकी बाईं ओर आप दीवानगी की झील देखेंगे, शांत और चिरस्थायी। उन यादों के प्रवाह को देखें जो केवल आपके लिए स्वर्ल कर रहे हैं। प्रेम की सुगंध, समझ की मिठास के साथ केबिन को भर देती है। हमारे फ्लाइट अटेंडेंट आपको जल्द ही हंसी और यादों से भरे कुकीज परोसेंगे। आपका पायलट आपको एक आनंदमय यात्रा की शुभकामनाएं देता है। देखिए, मैं कोई परंपरागत परी नहीं हूँ। न ही मैं उसके करीब हूँ। मैं कैसे हो सकता हूँ? परियों के पास पंख होते हैं। मैंने अपने पंख उस पश्चाताप के खेतों में भटकते और दुख के पत्थरों पर ठोकर खाते खो दिए, अपने बहुत से हिस्से पीछे छोड़कर। अधिकांश लोग भूल जाते हैं कि वे अच्छाई के पंखों के साथ पैदा हुए थे, लेकिन समय और परीक्षाओं के साथ वे अदृश्य हो जाते हैं। जो अपनी पंखों का ज्ञान रखती है, वह दुर्लभ खजाना है। वह उनमें से एक है। जब से मैंने फियोना को देखा है, मैंने अपने पंखों की फिर से खोज करना शुरू कर दिया है। उसके पास रहना पहली बार कई वर्षों में मुझे उड़ान का रोमांच महसूस हुआ। उसके पंख चौड़े होते हैं, मुझे उनके नीचे आश्रय लेने का अवसर देते हैं, उसके साथ उड़ते हुए जैसे मैं अपने खुद के पंखों का मालिक हूँ। मेरा एकमात्र गलती यह थी कि मैंने डर को मुझे नीचे खींचने दिया। यह ऊंचाई या असंभव की खोज नहीं थी, यह गिरने का डर था जिसने मुझे डरा दिया। स्पष्टता खोने का विचार, उस जमीन को छोड़ने का जिसने हमेशा मेरी वास्तविकता को दर्शाया है, मेरे मन में बड़ा था। मुझे डर था कि वास्तविकता में वापस लौटने का प्रभाव क्रूर होगा, जबकि हमारी उड़ान की स्वतंत्रता थी। मुझे आखिरकार असलाप करने और उसे भरोसा देने में कई चांद लग गए, लगभग 1 साल भर के क्षण। फियोना को कभी परवाह नहीं थी कि मेरे पंख खो गए हैं। उसके लिए यह साथ में उड़ने के बारे में था। शुरुआत में उसने मुझसे कुछ कहा जो हवा में लिंग कर गया। चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखती, और मैंने उस पर विश्वास किया। हम एक समान ताल में थे, एक ही कहानी पढ़ते हुए। मैं केवल एक हेजिटेंट पाठक था। किसी ने कभी कहा था, अगर तुम मुझे पंख नहीं दे सकते, तो आकाश को करीब लाओ, बेवकूफ लड़की, कोई तुम्हें पंख नहीं दे सकता। लेकिन कोई तुम्हें अपने पंखों के नीचे करीब रख सकता है, और साथ में आप अनंत आनंद में उड़ सकते हैं। फियोना ने मुझे सिखाया कि यही सब कुछ का सार है। उसका स्पर्श मुझे स्वतंत्र करता है। उसकी अंगुलियां मेरे त्वचा पर हल्के से ब्रशिंग करते हुए मेरे भीतर आग दीप्त करती है। यह अजीब है कि मैं बस बैठकर घंटों तक हमारे जड़े हुए अंगुलियों का जादू देख सकता हूँ। उसने वादा किया था कि वह मुझे उस समय परेशान नहीं करेगी जब मैं अपनी कहानियों पर काम कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं हूँ, थोड़ा लिखते हुए, थोड़ा देखते हुए, उसकी त्वचा की गर्मी को अपने नाखूनों के नीचे महसूस करने की इच्छा रखते हुए। उसे छूने की मेरी इच्छाएं निरंतर है। जिस तरह से वह अपनी शाम की चाय का आनंद लेती है, वो मुझे मोहित कर देता है। कोई मजाक नहीं, कभी कभी मैं चाहती हूँ कि मैं उस नाजुक कप होती, जो उसकी होंठों के खिलाफ झुकी हुई होती। फिर भी, कभी कभी, मैं होती हूँ। उसके हाथ की एक स्वाइप मेरे रीछ के नीचे हर तंतु को जगा सकती है, उसे यह बता देती है कि मैं तैयार हूँ। उसी समय, वह मुझे आश्वस्त करती है कि सब कुछ जैसा होना चाहिए, कि सभी टुकड़े सहजता से अपने स्थान पर गिरते हैं।
मैं हमेशा इतना भाग्यशाली नहीं रहा कि किसी खास के साथ अपना बिस्तर साझा कर सकूं। लेकिन फिर फियोना ने धीरे धीरे मेरी जिंदगी में कदम रखा। सब कुछ इतना सहज, इतना वास्तविक लग रहा था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया, उसके स्पर्शों, उसके चुंबनों, उसके अस्तित्व से, उसकी उपस्थिति से। उसकी दुनिया में कदम रखना मेरे लिए बोरियत से करने का तरीका था। उसके दरवाजे के बाहर एक बुलबुला था जहां बाकी की दुनिया गायब हो गई। यह अवास्तविक लगा, एक समानांतर क्षेत्र जो केवल हमारे लिए था। वह भावना धीरे धीरे बदल गई। यह अब केवल कल्पना नहीं है, यह वास्तविकता में खिल गई है, ठोस और स्थायी। मैं हमेशा के लिए यहाँ रहना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे हम पहले से ही सहनिवास कर रहे थे, और यह अद्भुत लगता है। मैं उसके स्टूडियो में लैवेंडर रंगों, उसके लैवेंडर फेंकने वाले तकियों, उसके लैवेंडर कॉफ़ी मग और सभी प्रकारों के बैंगनी के रंगों में शामिल हो सकता हूँ। मैंने सब कुछ बिना किसी कठिनाई के स्वीकार कर लिया। मुझे नहीं पता कि उसे क्या वह अपार शक्ति प्रदान करता है, लेकिन अब मुझे यह समझ में आता है कि उसके आलिंगन में मैंने फिर से अपने पंखों को पाया और मैं उसके साथ उड़ाया। सब कुछ ऐसा ही हुआ जैसा होना था। मुझे शांति मिली। हमें एक दूसरे को देखे बिना 3 वर्ष हो चुके हैं। समय का दर्द मेरे दिल पर एक छाया के रूप में बना हुआ है। मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अब भी उसे प्यार करता हूँ या क्या उसकी चुप्पी की भूत ने मुझे आगे बढ़ने से रोका है। उसने मुझे अचानक छोड़ दिया, मेरा दिल अपने साथ ले गई, और मुझे कभी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। इससे मुझे गहरी चोट लगी क्योंकि मैं हमेशा शब्दों की धूमधाम के साथ विदाई देने वाला था, कभी चुपचाप या बिना कारण नहीं। वह दूसरी तरफ कुछ नहीं। 2020 का वह वर्ष मेरी यादों में अंकित है, और यह हमेशा वहाँ रहेगा। उसने मेरी दुनिया को उलट दिया, और मैं अपने संतुलन को फिर से खोजने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहा हूँ। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या वह याद करती है कि मैंने उसके लिए लैवेंडर टैटू डिज़ाइन किया था, एक छोटी सी स्मृति जो हमने एक बार साझा की थी, विस्तार से भरी और जादुई डिज़ाइनों से सजी। क्या वह मेरे बारे में सोचती है? क्या वह मुझे कभी याद करती है? क्या वह सब कुछ छोड़ने के लिए नफरत कर सकती है? क्या वह ऐसा कर सकती है? मुझसे नफरत कर सकती है। दिन एक दूसरे में धुंधलाने लगे, जबकि मैं फियोना की यादों में भटकता रहा, जो हुआ था और जो हो सकता था। हर चुप्पी का पल मेरे दिमाग में चिल्लाता था, अनुत्तरित प्रश्न, अनसुलझे भावनाएं। मैं हमारे साझा अतीत में भटकता रहा, स्पष्टता के टुकड़े खोजने की कोशिश कर रहा था, यह आशा करते हुए कि कुछ उस भ्रम के धुंध को तोड़ सके जिसने मेरे दिल को घेर लिया था। एक शाम, जब सूर्यास्त ने आकाश को सोने और लैवेंडर के रंग में रंग दिया, मैं हमारे पसंदीदा कैफे में गया, एक प्यारा सा स्थान जो वायलेट्स और इक्लेसिक कला से सजा था। वहाँ कदम रखते हुए महीनों हो चुके थे, लेकिन नॉस्टेल्जिया ने मुझे कॉबलस्टोन पर मजबूती से खड़ा किया और मुझे समय में धीरे धीरे खींच लिया। मैंने एक लैवेंडर लाटे का ऑर्डर किया, मेरे हाथ थरथराते हुए जैसे मैंने गर्म कप को कसकर पकड़ रखा था, उसके फ्रॉथी सतह में उसकी आत्मा का एक छोटा झलक। कैफे हंसी और कपों की खटखटाने से गूंज उठा, लेकिन मैं बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था। मैंने कमरे का मुआयना किया, आधे उम्मीद करते हुए कि फियोना हमारे कोने में बैठी होगी, उसकी आंखें चमकती हुई और उसका चेहरा हंसते हुए, जैसे वह कभी नहीं गई हो। जैसे ही मैंने एक घूंट लिया, मेरे ऊपर साहस का एक सैलाब आया। क्या अगर मैं संपर्क करूं? क्या अगर मैं उसे एक संदेश भेजूं? बस देखूं कि क्या वह जवाब देगी। मेरे अंगुलियां मेरे फोन पर मड़ी, हिचकिचाते हुए। भेद्यता की संभावना मेरी नसों में गर्मी की तरह दौड़ गई। मैंने एक नए संदेश को खोला, मेरा दिल तेजी से धड़कते हुए जब मैंने लिखना शुरू किया। अरे फियोना, काफी समय हो गया। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम कैसी हो? मैंने वाक्य पर नजर डाली, अपनी भावनाएं,
मेरी लंबी प्रतीक्षा, संघर्ष, आशा उसमें रखने की कोशिश कर रहा था। जब ऐसा लगा कि एक युग बीत गया, मैंने भेजा। जैसे जैसे मिनटों में पल बीते, मेरा दिल मेरे सीने में धड़कते धड़कते रहा। मैंने हमारे आखिरी बातचीत का पुनरावलोकन किया। मुझे जो अंतिम टेक्स्ट मिला, बस चुप्पी जो वापस गूंज रही थी। मेरे विचार घूम जाते थे और संदेह ने साया डाला, उसकी गोस्टेड अनुपस्थिति की याद की फुसफुसाहट। शायद संपर्क करने में यह पागलपन था। फिर भी न जानने का डर मुझे बंधक बना रहा। जैसे ही मैं अपने आप को संदेश को डिलीट करने के लिए कहने वाला था, मेरा फोन बजा, उस चुप्पी को चीरते हुए जिसने मुझे घेर लिया था। मेरा दिल उड़ा। फियोना? अरे वाह, मैं तुमसे सुनने की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? जैसे ही राहत ने मुझ पर धारा बजी, एक संदेह की लहर का पीछा किया। मैंने बातचीत जारी रखने की कोशिश करते हुए अपनी धड़कन को महसूस किया। काफी समय हो गया। मुझे तुमसे बात करना याद आया। फियोना? हाँ, मुझे भी। मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन जिंदगी जटिल हो गई। जटिल। वर्ष का एक अधूरापन। मैंने एक गहरी सांस ली, साहसी बनने का फैसला किया। मैं अब भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। तुम जानते हो, तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है। मैं बस चाहता हूँ कि मुझे एक स्पष्टीकरण मिल होता। फियोना? मैं भी समझा नहीं पाई। मैंने कभी तुम्हें चोट पहुँचाने का इरादा नहीं था। मैं अपने खुद के गंदगी में डूब रही थी और मैंने सोचा कि गायब होना बेहतर होगा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को दुखी कर दिया, एक अजीब मिश्रण की भावना की। मैं उसे वापस अपनी दुनिया में खींचना चाहता था, लेकिन मैं कैसे कर सकता था जब जिस दुनिया का वह वर्णन कर रही थी वह इतनी भारी लग रही थी। मैंने कभी भी हमारी साथ बिताए समय को नहीं भुलाया, फियोना। यह जादुई था। मैं चाहता हूं कि हम किसी तरह अपने रास्ते पर वापस आएं। फियोना, तुम मेरे पंख थे। मैंने उस सत्य को खो दिया। मैंने सोचा कि छोड़ने से मेरा बोझ हल्का होगा, लेकिन इसने मुझे केवल और भी खाली छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे चारों ओर की दुनिया थम गई थी, उस बिटरस्वीट रेवलेशन में लटक गई। क्या हम उन टूटे धागों को फिर से जोड़ सकते थे जो हमें बांधते थे? मैं यहाँ अभी भी हूँ, मैंने जवाब दिया, अपनी बातों में हर औंध सच्चाई डालते हुए। मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर वापस लाने में मदद करना चाहता हूँ। शायद हम फिर से साथ साथ अपने पंखों को खोज लेंगे। हवा चार्ज हो गई जैसे मैंने उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार किया। फियोना, क्या हम मिल सकते हैं? अगर तुम तैयार हो, तो मैं तुम्हें देखना चाहूंगी। मैं तुम्हें एक बातचीत का कर्जी हूँ। मेरा दिल ऊंचा उड़ गया। मुझे यह डर नहीं था कि आगे क्या होगा। मैं उस भविष्य को अपनाने के लिए तैयार था जो हमारे सामने था। कहाँ और कब? मैंने जवाब दिया, पहले से ही यह कल्पना करते हुए कि हम आमने सामने बैठते हैं। हमारे होंठों से हंसी निकलती है, जैसे कि सूर्य की रोशनी। फियोना, कैफे में कल शाम 6 बजे। ठीक पुराने दिनों की तरह। जैसे ही मैंने एक त्वरित पुष्टि टाइप की, मेरा दिल प्रत्याशा के साथ दौड़ गया। कल एक नई अध्याय होगा, और शायद एक मौका जो मैं सोच रहा था कि मैं हमेशा के लिए खो चुका था। रात रेस्टलेस ऊर्जा के साथ फलीभूत हो गई जब मैं अपने मन में हमारे शब्दों का पुनरावलोकन करता रहा, हर इंटरेक्शन में उस आग को फिर से जलाने के लिए जो इतने समय तक बुझ गई थी। जब मैं अगले दिन कैफे में पहुंचा, तो मुझे घबराहट और उत्साह का एक परिचित मिश्रण छू गया। दरवाजे के अंदर कदम रखना हमारे अतीत के एक टुकड़े में प्रवेश करने जैसा लगा। नए कॉफी की खुशबू मीठे लैवेंडर की खुशबू के साथ मिली थी, और वातावरण में संभावनाओं की चिंगारी थी। फिर मैंने उसे देखा। फियोना हमारे कोने की टेबल पर बैठी थी। उसके होंठों पर एक संकोचित मुस्कान थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, ऐसा लगा जैसे एक चुंबकीय बल मुझे करीब खींच रहा था,
एक गुरुत्वाकर्षण जो कभी पूरी तरह से मिट नहीं गया था। अरे, मैंने सॉफ्टली कहा, एक चेयर में बैठते हुए। अरे, उसने उत्तर दिया, उसकी आवाज़ स्टेडी फिर भी गर्म, भेद्यता से भरी। एक पल के लिए हम बस एक दूसरे को देखते रहे, एक दूसरे के चेहरे की नकोमी लकीरों को समेटते हुए। अनकही शब्दों की चिंगारियां हवा में जैसे धुंध की तरह लटक रही थीं। मैं उसकी आंखों में पछतावे की छायाएं देख सकता था, लेकिन कुछ और भी था, आशा की चिंगारियां भी। तुम्हारी तबीयत कैसी है? मैंने कोशिश की, तनाव को तोड़ने के लिए। उसने एक सांस में ठहर कर कहा, यह कठिन रहा है। मैंने अपने विकल्पों से जूझते हुए अपने भीतर बहुत समय बिताया, लेकिन मैंने जो वास्तव में मायने रखता है, उसे पहचान लिया। तुम मायने रखते हो, हम मायने रखते हैं। मेरी गर्दन में एक गांठ थी, खुशी और राहत का एक मिश्रण मेरे भीतर घूम रहा था। मैं भी तुम्हें बहुत याद किया। मुझे लगा कि मैंने आगे बढ़ लिया है, लेकिन मेरे दिल में हमेशा का एक टुकड़ा था जो उसे छोड़ नहीं सका। फियोना साइड, अपने अंगुलियों को अपने लाटे को छूते हुए। तुम्हें दुनिया में जितने भी पंख मिलें, और यही कारण है कि मैंने छोड़ दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मैं तुम्हें अपने अंधकार में खींच लूं। मैंने सोचा था कि मैं खुद को ढूंढ लूंगी, लेकिन इसके बजाय मैं और भी बहुत कुछ खो बैठी। लेकिन अब हम यहाँ हैं, मैंने सॉफ्टली कहा, एक मौका जिसे हम फिर से परिभाषित कर सकते हैं। शायद हम एक दूसरे को अपने रास्ते पर वापस ला सकते हैं। उसकी आंखें, तीव्र और अश्रुपूरित, मेरी आंखों में घुस गईं। हम फिर से एक दूसरे के पंख बन सकते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं कर सकी क्या? अगर मैं अभी भी टूटी हुई हूं, तो हम इसे एक साथ पता लगाएंगे। मैंने उसे आश्वस्त किया, तुम अब अकेली नहीं हो, और मैं भी नहीं हूं। उसके कंधों में से तनाव तेजी से कम हुआ, जैसे उसके चेहरे पर संकोच से भरी मुस्कान चिढ़ाते हुए। पिछली बार जब हम एक साथ थे, मैं हल्की महसूस कर रही थी, तुम्हारे साथ। मैं फिर से ऐसा महसूस करना चाहती हूँ। तो चलो उड़ता हूँ, फियोना। मेरी बात सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ कि यह आत्मविश्वास के साथ बह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर शब्द एक वादा था। तुम्हें यह अकेले करने की जरूरत नहीं है, और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। फियोना नॉडेड, एक आशा और डर का मिश्रण उसके दिल में एक कहानी बनाते हुए। हमने कैफे में घंटों बिताए, भेद्यता, उपचार और नए शुरुआत की बातचीत में खुद को डुबो दिए। मैंने उसकी संघर्षों, उसके अंधेरे और धीरे धीरे पुनः प्राप्त होने की ताकत के बारे में सीखा। वह सूरज की रोशनी में खिलने वाले फूलों की तरह खुल गई। मैंने फिर से चित्र बनाना शुरू किया, उसने साझा किया, उसकी आवाज़ उत्साह के साथ भरी। हर ब्रश स्ट्रोक थेरेपी जैसा लगता है। यह मुझे वह व्यक्त करने की अनुमति देती है, जो मुझे शब्दों में नहीं मिलती। क्या मैं देख सकता हूँ? मैंने सच्चे दिल से, पूरकता के साथ पूछा। मैंने तुम्हारी कलात्मकता को नज़रअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर थोड़ी अनिश्चितता का केश था, लेकिन उसने नॉडेड किया। मैं तुम्हें कुछ टुकड़े दिखा सकती हूँ, अगर तुम वादा करते हो कि तुम ईमानदार रहोगे। मैं वादा करता हूँ, मैंने जवाब दिया, मेरे भीतर एक प्रवेशाकी का यह अग्नि। उसे मेरी दुनिया में गहराई में जाने की इच्छा प्राकृतिक अगले कदम की तरह लग रही थी। जैसे ही हम अपने ड्रिंक्स खत्म करते हैं और बाहर निकलते हैं, हवा में हल्की लैवेंडर से खुशबू आ रही थी और सूर्य क्षितिज के पास डूबने लगा। हम पार्क में घूमने का निर्णय लेते हैं, जहां वृक्ष शांति से शाम की ठंड में हल्की सी झूमते हैं। फिर से एक दूसरे के साथ चलना मुक्ति की भावना थी, हमारे अंगुलियों की हल्की स्पर्श हम दोनों के बीच गर्माहट की चिंगारी जगा रही थी। क्या तुम्हें याद है, जब हम तारों के नीचे पहाड़ी पर लेटे होते थे, बस हमारे सपनों के बारे में बात करते हुए? फियोना ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, बिल्कुल, मैंने याद करते हुए कहा, वह मीठा,
खुशी का झोंका सारा अनुभव फिर से जीते हुए। तुमने कहा था कि तुम दुनिया की यात्रा करना चाहती हो और ऐसे लैंडस्केप पेंट करना चाहती हो जो लोगों को कुछ महसूस कराए। उस सपना ने कभी दूर नहीं किया, उसने कहा। उसकी आंखें संभावनाओं से चमक उठीं। लेकिन मैंने उड़ान भरने का तरीका भूल गई थी। यह असंभव सा लगता था। तुम इसे फिर से याद करोगी? मैंने कहा, उसे आश्वस्त करते हुए। शायद हम एक साथ फिर से आसमानों को पार कर सकते हैं। उसने थोड़ी देर ठहरकर मुझसे देखा। क्या तुम मेरे साथ आओगे जब मैं उस पहाड़ी के पास वापस जाने के लिए तैयार हूँ? मुझे लगता है कि मुझे इसकी जरूरत है। बिल्कुल, मैंने कहा, मेरे भीतर की उत्तेजना का मुकाबला करते हुए। यात्रा की योजना बनाते हुए तैयार होने की अनुभूति मेरे भीतर एक गहरी छाप छोड़ गई। हम अपनी बातचीत जारी रखते हैं। समय धीरे धीरे भंग कर रहा था जैसे हम अपनी योजनाएं बना रहे थे, साझा किताबों को पढ़ते हुए और रोगनहीन होते हुए। जब मुझे उसकी कला, उसकी पहचान और उसकी उन्नति में फिर से शुरू करने की दृढ़ता मिलती है, तो वह मुझसे ऐसे व्यक्त करती है जैसे हम एक सर्वनाश में नष्ट होने वाले दो पंखों के साथ उड़ान भरने तैयार है। फिर मैं फिर से सोचता हूँ कि मैं उसे कैसे विश्वास दिला सकता हूँ कि न्याय होने के लिए समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि होना बहुत अच्छा होगा कि हम केवल अपने साथी नहीं बल्कि अपने पंखों के लिए उड़ान भरने वाले हैं। जब हमारे बीच कोई और नहीं होता, तो हम अपनी आंखों में कल्पनाओं की वैभवता के साथ बंधते हैं और उस पंख के तनाव को महसूस करते हैं और आराम से ऊर्जा को ठहराने का वादा करते हैं। अब मैं वादे को महसूस करता हूँ, मुझे बिना किसी डर के किए जाने से।